चलिए आज हम लोग जो है जैसे कल हम बताए थे कि नया कोई चैप्टर अब शुरुआत से ही संख्या पद्धति से पढ़ेंगे, क्योंकि संख्या पद्धति से ही आप जानोगे क्या प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, संख्या क्या है, ठीक है, इकाई दहाई, ये सब आप एकदम बेसिक से पूरा सारी जानकारी हम देंगे आपको। बस यही है कि जैसे आज का पहला वीडियो है तो आपको क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें आपको पूरा बेस बताना होगा, ठीक है, संख्याओं का बेस बताना होगा, संख्या पद्धति में क्या प्रणालियां हैं संख्या की, वो सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। तब उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। अभी से बढ़िया से ध्यान से इस वीडियो को ये समझ लीजिएगा, संख्या पद्धति का ये आपका आधार है। अगर आपने इससे नहीं पढ़ा तो आप संख्या पद्धति का चैप्टर नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहीं से चलिए। देखिए सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति का मतलब क्या है, देखिए विभिन्न प्रकार की संख्याओं को दर्शाने तथा उन्हें वर्गीकृत करने की व्यवस्था को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक। यानी कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को दर्शाने तथा उन्हें वर्गीकृत, जैसे तमाम संख्याएं तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई संख्या सम है, कोई विषम है, कोई प्राकृतिक है, कोई परिमेय है, कोई अपरिमेय है। इन्हीं सबको दर्शाने की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखिए अगली लाइन देखिए क्या कहा गया है, किसी संख्या के दो मान होते हैं, एक क्या होता है जातीय मान, एक क्या होता है स्थानीय मान। और ध्यान से समझिए, जो जातीय मान होता है संख्या का वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है, यानी किसी भी संख्या का जो जातीय मान होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, स्वयं वो खुद अंक, जो अंक होगा संख्या का, कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पूरी संख्या है, इसमें आप देखिए 5 है ना, तो अगर 5 का हमने कहा कि जातीय मान बताइए तो भैया 5 ही होगा, यानी वास्तविक मान इसका 5 है तो 5 ही जातीय मान भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्थानीय मान बताना होगा तब क्या होगा, तो स्थानीय मान आपका क्या है, जैसे स्थानीय मान का मतलब क्या है कि ये देखिए इसका स्थान कहाँ है। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा, जैसे ये संख्या है 4 अंक की, तो इसमें ये देखिए जो पहली संख्या है इसे आप लोग इतना जानते ही हो, ये इकाई है, और ये क्या है दहाई है, और ये क्या है सैकड़ा है, और ये क्या है आपका हजार है। ये क्या है सैकड़ा है, हजार है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो अगर हमने कहा, चलिए यही से देख लेते हैं, अगर हम आपसे कह दिए कि भैया बताइए 5 का जातीय मान, तो आपका उत्तर क्या होगा 5। लेकिन अगर हमने आपसे कह दिया कि बताइए 5 का स्थानीय मान, तो अब आप ये देखेंगे कि पहले उसका जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या है पहले ये देखिए 5 है, लेकिन अभी स्थानीय मान 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे है, हाँ ठीक है, इकाई के स्थान पे है तो वहां पे क्या गुणा होगा, 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इकाई का स्थान जो होता है पहले स्थान पे, तो वहां पे 1 से गुणा हो जाएगा, तो 5 एक कम 5 आपका बना गया स्थानीय मान 5। अब इसी तरीके से देखिए 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, सॉरी पहले 9 का जातीय मान बताइए, 9 का जातीय मान 9 ही होगा, अभी हमने बताया। लेकिन स्थानीय मान, अब स्थानीय मान देखिए सबसे पहले तो जातीय मान लिख दीजिए 9, ठीक है, जो जातीय मान है इसका 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए 9 किस स्थान पे है, स्थानीय मान का मतलब क्या है किस स्थान पे, यहाँ देखिए 5 का स्थान क्या था इकाई, तो 5 गुणे 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 9 का स्थान क्या है दहाई पे है, दहाई का मतलब क्या हुआ, 1 में अगर हम 0 ऐड कर देंगे वो दहाई बन जाएगा, ये देखिए, ठीक, तो 10 से गुणा हो गया, तो कहेंगे भैया कि इस 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए 90। अब देखिए फिर उसके बाद 8 का देखिए यहाँ पे ऐसे सबका देख लीजिएगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान क्या होगा, पहले जातीय मान लिखिए। अब देखिए 8 किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा का मतलब क्या है 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 100 से गुणा हो जाएगा, कितना आ गया 800। फिर इसी प्रकार इसका भी देख लीजिए,
अब इसका 7 का क्या है जातीय मान 7 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान आपका अलग हो जाएगा। सबसे पहले उसका जातीय मान लिखिए और देखिए किस स्थान पे है वो 7 किस स्थान पे है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। अब देखिए इसका जो स्थानीय मान बन के आ गया कितना आ गया 7000। तो देखिए यहाँ पे किसी संख्या का आप स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकालना सीख गए। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं संख्या पद्धति में। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। देखिए संख्या के प्रकार, संख्या के निम्न प्रकार होते हैं। अब आपका क्या है, पहले देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो गणना में प्रयुक्त हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि गणना में प्रयुक्त होने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर किसी पंक्ति में 10 दोगे तो कैसे गणना करोगे, ऐसे ही करोगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ही गणना होगी ना, शून्य से तो गणना नहीं होगी ना, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है पहली चीज, क्योंकि शून्य से किसी चीज की गणना नहीं किया जाता है, शून्य से किसी चीज की गणना नहीं किया जाता है। और फिर देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब याद रखना आप लोग, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो -1 -2 इस तरीके से नहीं होंगी, वो धनात्मक वेग में होंगी, 1 2 3 4 5। चलिए अब देखिए आगे, इसके आगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा साथ में शून्य ले लिया जाए तो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि 0 से लेकर अनंत तक जितनी धनात्मक संख्याएं सब सब क्या है, पूर्ण संख्या है। अब जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 ये पूरा अनंत इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते क्रम में चाहे जो भी संख्याएं हैं धनात्मक रूप में है तो वो सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो कहने का मतलब आपने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, याद रखना 1 से होता है, 1 2 अनंत तक। ठीक है, और पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए अब प्रश्न आपका ऐसे बनेगा, पहली प्राकृतिक संख्या तो उत्तर होगा 1, पहली पूर्ण संख्या तो उत्तर होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़िए, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या है, जैसे ये पूर्ण संख्या है इसी से पूर्णांक समझ लीजिए। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, वो सब के सब क्या किसके अंतर्गत आएंगी, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएगी। सॉरी, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। देखिए पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक है ना, इसका यही चीज ऋणात्मक वैल्यू ले लिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 0 से लेकर ये देखिए पूर्ण संख्या है इधर, ये तो रहेगा ही। अगर इसी का ऋणात्मक वैल्यू अगर इधर ऐसे ले लिया जाए ऋणात्मक वैल्यू इन्फिनिटी तक, तो पूरी की पूरी संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो वो किसके अंतर्गत आएंगी, पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए पूर्णांक आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, वही चीज है धनात्मक और ऋणात्मक। वैसे बता दिया गया है, एक धनात्मक पूर्णांक होगा और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ऋणात्मक धनात्मक में आप वैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी, और ऋणात्मक पूर्णांक में लिख लीजिएगा 1 2 3 4 माइनस में इन्फिनिटी। ठीक है, शून्य ना तो आपका धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है, इसीलिए इसमें शून्य की गणना नहीं किया गया है। अब आगे देखिए परमीय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए परमीय संख्या। देखो एक बात हम बता दे रहे हैं, परमीय संख्या का मतलब क्या है। देखिए बस सीधा सीधा सिंपल वे में जान लीजिएगा कि परमीय और अपरिमेय अंतर क्या है। देखिए हम दोनों लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं आपका अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय परमीय में अंतर क्या है, देखिए अपरिमेय ऐसे ठीक, अपरिमेय और परमीय में अंतर क्या है, बस सिंपल चीज जान लीजिएगा। दोनों को व्यक्त किया जाएगा P/Q के रूप में। कैसे व्यक्त किया जाएगा, P/Q के रूप में। अब जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, तो आप कहोगे भैया अगर आपने बताया P/Q के रूप में, तो 5 तो P/Q के रूप में है नहीं, क्योंकि 5 एक संख्या है। भैया एक संख्या है कोई बात नहीं है,
कोई भी संख्या हो उसमें आप बटा 1 कर सकते हो कि नहीं, बताइए, कर सकते हो ना। तो बटा 1 कर दिए तो बताइए ये p अपान q के रूप में आ गया ना, अंश में क्या हो गया, यानी p के स्थान पे 5 और हर आपका q है, q के स्थान पे क्या है 1। बस कंडीशन आपका ये होना चाहिए कभी भी q का मान 0 के बराबर ना हो, यानी q का मान नॉट इक्वल 0, यानी यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पे आपने 0 रख दिया तो वो आपका परमीय संख्या नहीं होगा। अगर हम ये कहते हैं कि 5/0 तो आपका वो परमीय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ऐसे ही अपरमीय है। अब देखिए परमीय संख्या में क्या है, सारी संख्याएं आप चाहे ऋणात्मक लीजिए धनात्मक लीजिए, कोई संख्या बटे में लीजिए, सब के सब क्या है परमीय संख्या है। अब ध्यान से समझिए अपरमीय संख्या क्या है। तो अपरमीय संख्या आपका याद रखना, सीधे सीधे हम बता दे रहे हैं। अपरमीय संख्या क्या है, पाई है, और रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं सब के सब अपरमीय संख्या होती है। और इसका भी डिफिनीशन जैसे परमीय संख्या का है एकदम वैसे ही है, बस केवल चेंजिंग कहाँ है, वह संख्याएं जो p अपान q के रूप में यहाँ व्यक्त है वहां पे कहेगा p अपान q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके तो वह संख्या क्या है अपरमीय है। अब देखिए यहाँ पे अपरमीय क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला याद कर लीजिए, केवल आप अपरमीय याद कर लीजिए, बाकी सारी संख्याएं परमीय होती है। अपरमीय क्या है, पाई रूट 2, यानी रूट में कोई भी संख्या का मतलब जैसे रूट 3 हो गया, अब रूट 4। अब आप लोग बताइए रूट 4 क्या है, ये आपका उत्तर होगा। चलिए रूट 5 हम कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद रूट आपका रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, ऐसे तमाम संख्याएं हैं। अगर रूट में है तो सब की सब क्या है अपरमीय संख्याएं हैं। याद रखना रूट में अगर कोई संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता है तो वो अपरमीय नहीं है, वो परमीय है। जैसे अभी हमने रूट 4 लिखा था, रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया है तो ये तो परमीय संख्या बन गया। इसीलिए रूट में सारी संख्याएं नहीं, ऐसी संख्याएं जो आपका वर्गमूल ना निकले जिसका, वो सब के सब अपरमीय संख्या होती है प्लस पाई, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए, बाकी जितनी संख्याएं आएंगी सब के सब परमीय है, ठीक है। आगे फिर से देखिए, चलिए आगे देखिए कुछ ये परमीय अपरमीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान से समझिए। परमीय अपरमीय देखिए, पाई एक अपरमीय संख्या है, इसलिए है क्योंकि पाई के तमाम मान होते हैं 22/7, 180 और 3.14। तो ये भी ध्यान देना, पाई के 22/7 और 3.14 आगे आपको पता चलेगा। और पाई का एक मान आपका वृत्तीय प्रवेश से देखा जाए तो 180। अब यहाँ पे देखिए परमीय तथा अपरमीय संख्या का योग तथा अंतर हमेशा अपरमीय संख्या होता है। अब देखिए कैसे, जैसे परमीय संख्या को ले लीजिए, यहाँ पे क्या लिया गया है दो क्या है एक परमीय संख्या है। अब रूट में जिसका वर्गमूल ना निकले वो क्या होता है अपरमीय, अभी हमने बताया। तो देखिए एक देखिए यहाँ पे परमीय लिया गया है और एक आपका क्या लिया गया है अपरमीय लिया गया है। दोनों का जब हम योग करेंगे तो आएगा ये, और ये जो संख्या आएगा ये संख्या हमेशा हमेशा अपरमीय संख्या ही होगी। सीधे प्रश्न बनता है, बताइए परमीय तथा अपरमीय संख्या का योग क्या होता है, कैसी संख्या आती है, तो वो हमेशा अपरमीय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वही चीज अंतर भी, अगर एक परमीय है और एक अपरमीय हो, आगे पीछे कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, पहले अपरमीय आ जाए बाद में परमीय आ जाए, उनका योग हमेशा अपरमीय होगा और उनका अंतर भी हमेशा क्या होगा अपरमीय। जैसे देखिए यहाँ पे परमीय क्या है 2 है और यहाँ पे अपरमीय क्या है 3 है, दोनों का अंतर ये आया संख्या और ये संख्या कैसी संख्या होगी अपरमीय संख्या होगी, ठीक। अगली लाइन देखिए, परमीय तथा अपरमीय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमीय होगा। अब देखिए परमीय तथा अपरमीय, परमीय का मतलब 3 और अपरमीय का मतलब 2, दोनों का गुणनफल क्या आया 3√2। अब 3√2 क्या है अपरमीय संख्या है, तो समझ में आया आपको यहाँ पे। अब आगे देखिए अगली लाइन, 2 अपरमीय संख्याओं का गुणनफल योग अंतर तथा भागफल एक परमीय या अपरमीय संख्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए,
कह रहा है दो अपरिमेय, यानी परिमेय की बात नहीं किया ना, दो अपरिमेय संख्या, दो आपका अपरिमेय संख्या, उनका गुणनफल योग अंतर कुछ भी करिए, या तो वो हो सकता है परिमेय आ जाए, हो सकता है कि अपरिमेय, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे जैसे देखिए एक ये वाली संख्या क्या है, आपको पता है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है ना, और ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय है। अब दोनों संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो देखिए यहाँ पे जब योग किया जाएगा ना, तो देखिए ये प्लस का रूट 3 और ये माइनस का रूट 3 ये एक दूसरे से कट जाएंगे, और दो दो मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब 4 जब प्राप्त हुआ, 4 कैसी संख्या है बताइए सब लोग, 4 एक परिमेय संख्या है, 4 कैसी संख्या है, परिमेय आया कि नहीं, दो अपरिमेयों को जोड़ा हमने, एक परिमेय आ गया, ठीक। अब आप लोग देखिए अंतर में देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अगर ये माइनस है, आगे माइनस लगा है, ये पूरी संख्या है, तो इसमें माइनस का 2 हो जाएगा और इसमें पूरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, ध्यान से समझिए, माइनस का पूरा इसमें होगा -2 और ये प्लस का 3 होगा। अब आप लोग बताइए, -2 और +2 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब प्लस होगा तो ये √3 और √3 प्लस दोनों जोड़कर क्या आ जाएगा, 2√3। अब आपको बताइए 2√3 कैसी संख्या है, कोई चीज अगर रूट में है ना और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, गुणांक उसका कुछ भी हो, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए एक बार हमने योग किया दो अपरिमेय संख्या का, परिमेय प्राप्त हो गया, और यहाँ पे अंतर किया तो क्या प्राप्त हो गया, अपरिमेय संख्या। तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय। अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या का योग हो, गुणा हो, अंतर हो, भाग हो, तो हमेशा क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर अपरिमेय और अपरिमेय दो संख्या दोनों अपरिमेय हो, तो वहां पे योग अंतर गुणा भाग जो भी करोगे वह या तो हो सकता है परिमेय आ जाए, या फिर हो सकता है आपका अपरिमेय आ जाए, ठीक। आगे देखिए आगे देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय हो वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, और ध्यान दीजिएगा जितनी भी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, सब सब वास्तविक संख्या है और पूर्णांक संख्या, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है आपका, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहा जाता है। अब देखिए सम संख्या का मतलब क्या है, जैसे 2, 4, 6 आगे जितनी भी 2 से विभाजित होंगी, जैसे मान लीजिए 26 है, इकाई का अंक सम है, देखिए 2 से विभाजित है कि नहीं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब मतलब कर रहे विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, सम संख्या है, ठीक। सीधा सीधा सिंपल चीज है कि सम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या है। अब देखिए पहली सम संख्या याद रखना 2 है, बस याद रखना इसको, ठीक। आगे देखिए विषम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। बिल्कुल सेम अपोजिट प्रक्रिया है, 2 से विभाजित ना हो, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहते हैं कि ये 27 बताइए 2 से विभाजित है कि नहीं, तो 27 देखिए 2 से विभाजित नहीं है, नहीं कटेगा, ठीक है। 2 एकम 2, फिर 2 तिहाई 6, दशमलव में आ जाएगा 2.13.5 आया, इसका मतलब विभाजित नहीं है। अगर विभाजित नहीं है तो वो संख्या क्या होगी, सत्य सब विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ते क्रम में जाइए, जो 2 से विभाजित ना हो सारी संख्या विषम होगी, ठीक। अब देखिए पहली विषम संख्या क्या है, याद रखना 1, और पहली सम संख्या क्या है 2, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे आपको चैप्टर में यही सब ध्यान देना है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए वह संख्या जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्या, चाहे किसी संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे पहली भाज्य संख्या 4, फिर 6, फिर 8। अब आप कहोगे 2 क्यों नहीं है, तो 2 देखिए 2 तो 1 से विभाजित है, ठीक है, 1 से भाग करोगे 2 ही आएगा, फिर 2 अपने आप से विभाजित है, स्वयं से 2 एक कम 2, लेकिन क्या 2 किसी और संख्या से विभाजित है, कोई अन्य संख्या है जो 2 को काट पाएगा, नहीं ना, इसीलिए 2 क्या होगा आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। याद रखना भाज्य संख्या 4 से ही स्टार्ट होता है। देखिए 4 का 4 देखिए 1 से विभाजित हुआ, फिर 4 देखिए स्वयं, स्वयं का मतलब खुद से विभाजित हुआ, 4 एकम 4, एक सबका भागफल
सब कट जाएगा। फिर देखिए 4 किससे, अन्य किसी अन्य संख्या से यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो हो गया ना, इसलिए भाज्य संख्या पहली क्या है 4। आगे आप देख लीजिएगा अभाज्य संख्या, देखिए वह संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब अभाज्य संख्या क्या है, एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जैसे अभाज्य संख्या क्या है, जैसे पहली अगर अभाज्य संख्या देखा जाए तो आपका क्या होगा, तो याद रखना पहली अभाज्य संख्या 2, ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर ऐसे डैश करते हुए चले जाइए इंफिनिटी तक, ठीक। अब आगे देखिए सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यदि किसी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो तो वो क्या होगा, सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया गया है 2 और 3, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। 9 और 2 का एलसीएम क्या है, सॉरी मासा, इन 9 और 2 का मासा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और 7 और 11 का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये सारी संख्याएं सह-अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में बताना, ठीक है, और देखते हैं कौन बताएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसका नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में, जो भी बताएगा नाम सहित बताना, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, 0 से 1 के बीच कितनी संख्याएं होती है, कितनी संख्याएं होती है, क्वेश्चन मार्क है, इसका उत्तर आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा, ठीक।